हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं परमाणु के बारे में कि परमाणु का थोड़ा बहुत बेसिक देखेंगे कि परमाणु के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनकी खोज किसने की और बाकी सारी चीज़ों और जितने भी परमाणु से रिलेटेड जो हैं वो सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ज़्यादा वक्त ना लेकर के हम सीधा अपने टॉपिक पे चलते हैं। हमारा है परमाणु। इस परमाणु के बारे में पढ़ेंगे। देखिए परमाणु क्या होता है। परमाणु किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है। जैसे किसी मान के चलो, जैसे कोई शब्द है, जैसे इंग्लिश के अंदर लैंग्वेज ले लो, कोई भी ले लो, सबसे पहले क्या आता है साउंड, उसके बाद लेटर, लेटर से क्या बनता है वर्ड, वर्ड के बाद क्या बनता है अपना सेंटेंस। उसी तरीके से उसमें सबसे छोटी इकाई कौन सी है, यूनिट कौन सी है, साउंड। इसी प्रकार से हमारा जो केमिस्ट्री में सबसे छोटी यूनिट कौन है, परमाणु। अब परमाणु क्या होता है, परमाणु वो चीज़ है जिसे हम दो भागों में बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकते। ठीक है, जैसे मार्कर है, मार्कर को हम दो भागों में तोड़ सकते हैं, अधिक भागों में तोड़ सकते हैं, लेकिन ये वो कंडीशन है, वो पदार्थ का वो चीज़ है जिसे हम दो भागों में नहीं तोड़ सकते। अब देखिए परमाणु के अंदर होता क्या है। परमाणु होता है अपना एक नाभिक होता है और उसकी चारों तरफ होती हैं कक्षाएँ, जिसे अपन कोष भी कह देते हैं। क्या होती हैं, कक्षाएँ। और इन कक्षाओं में होते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस प्रकार से यानी कि जो परमाणु है, अब इस यानी परमाणु में भी क्या चीज़ें होती हैं। यानी बेसिकली हमने देखा कि परमाणु सबसे छोटी इकाई होती है जिसे हम दो भागों में बिल्कुल नहीं तोड़ सकते, लेकिन हमने परमाणुओं को और तीन भागों में तोड़ दिया बेसिकली। तो देखिए किन, यानी जो हमारा जो नाभिक है, नाभिक के अंदर होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन। क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और कक्षाओं की चारों तरफ है इलेक्ट्रॉन जो कि गति कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जो प्रोटॉन होते हैं इन पे प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, उदासीन रहता है। और जो इलेक्ट्रॉन घूमता है वो हमारे कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमारा परमाणु था उसको भी हमने तीन भागों में बांट दिया। कौन कौन सा, सबसे पहला हमने बांट दिया उसे इलेक्ट्रॉन में, दूसरा प्रोटॉन में और तीसरा उसे न्यूट्रॉन में। ठीक है, अब देखिए जो नाभिक है ना, नाभिक को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। क्या कहते हैं दोस्तों, न्यूक्लियस। पेपर में कई बार इस नाम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि न्यूक्लियस क्या होता है, तो हमें ये भी याद रखना है कि न्यूक्लियस होता क्या है, नाभिक होता है परमाणु का। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है कि जो नाभिक है, नाभिक के अंदर होता क्या है, अपना प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इस बात को अच्छी तरीके से हमें याद रखना है। और इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है ना, इस बात को याद रखिए। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीज़ होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पेपर के अंदर आपसे ये पूछा जाएगा, ये बताइए कि न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ शामिल नहीं है। यानी कि अपने ऑप्शन दे देंगे इस प्रकार से, और कौन सी चीज़ शामिल नहीं है उससे हमें टिक लगाने हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। क्या है हमारा परमाणु, परमाणु वो सबसे छोटी इकाई है जिसे हम दो भागों में नहीं तोड़ सकते। और एक परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है, उस नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके चारों ओर होती है कक्षाएँ, और उन कक्षाओं में होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक। और इस नाभिक को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। आगे आपको समझे, चलिए अब आगे समझते हैं। ये थी हमारी छोटी सी बेसिक चीज़। अब ये समझते हैं कि अब परमाणु आया कहाँ से, इसकी खोज कैसे हुई, इस सारी चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक हमने पढ़ लिया। यानी कि क्या हुआ, जो रदरफोर्ड थे ना हमारे जो वैज्ञानिक, उन्होंने क्या किया, एक लिया सोने का परमाणु। लीजिए, उन्होंने देखा, यानी कि इन्होंने रदरफोर्ड इन्होंने क्या देखा, इन्होंने क्या किया, जो अल्फा प्रकीर्णन है, अल्फा प्रकीर्णन की किरणों में, यानी कि अल्फा प्रकीर्णन में से जो गामा किरणें हैं, गामा रे हैं, उन्होंने उन रे को इन परमाणु से गुजारा। ये कौन सा परमाणु है, सोने का परमाणु, याद रखना। ठीक है, सोने का परमाणु। जब उन्होंने गामा रेखाओं को, गामा किरणों को इस परमाणु से होकर गुजारा, तो देखो क्या हुआ, यहाँ से जब ये किरणें गुजारी तो उन्होंने ये देखा, जब यानी कि ऐसे किरणें गुजारी तो उन्होंने ये देखा कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा है, खोखला है। सबसे पहली बात तो इन्होंने ये देखा, यानी जब उन्होंने गामा किरणों को गुजारा सोने के परमाणु में से, तो उन्होंने ये देखा कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है, खोखला होता है। उन्होंने ये जाना। ठीक है,
फिर क्या हुआ, जैसे जैसे ये देखा आगे और उन्होंने क्या किया, 90% तक ये क्या होता है, अधिकांश भाग परमाणु का खोखला होता है। तो आगे चलकर उन्होंने और क्या किया, अब उन्होंने आगे और गुजारा तो क्या हुआ, जो यहाँ पे जो नाभिक था, अपने बीचों बीच नाभिक था, तो यहाँ से जो किरणें थी ना, वो उन्होंने अपना क्या डायरेक्शन चेंज कर दी, दिशाएं चेंज कर दी इस प्रकार से, ठीक है। तो भाई रदरफोर्ड ने ये देखा कि ये हुआ कैसे, यानी कि जब हमने यहाँ से किरणें गुजारी तो भाई ये आराम से जा रही थी उस पार, यानी कि परमाणु को छेदते हुए जा रही थी, लेकिन जब हमने थोड़ा सा और नीचे से जो गामा किरणें को निकाला, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, अपने डायरेक्शन चेंज कर दिए। ऐसा कैसे हो गया, देखिए जो अल्फा प्रकीर्णन होता है वो होता है हमारा पॉजिटिव, और हमने अभी देखा था कि जो नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, और न्यूट्रॉन तो हमारा उदासीन है, लेकिन जो प्रोटॉन है वो कैसा है, प्लस चार्ज है ना। तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, हमें पता है कि जो समान ध्रुव होते हैं उनके बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। इस वजह से ये भी किरणें प्लस की थी, नाभिक भी प्लस का था, तो इससे क्या हुआ, ये किरणें क्या हो गई, इनका डायरेक्शन चेंज हो गया, इनकी दिशाएं चेंज हो गई। तो दूसरी बात इन्होंने ये देखा, यानी कि इसके अंदर नाभिक की खोज इन्होंने कर ली कि यानी कि इसके अंदर कुछ ना कुछ तो है, तो वो क्या चीज़ है, उन्होंने नाम दे दिया कि नाभिक है। और ये भी देखा कि ये नाभिक कैसा है, ये नाभिक है प्लस, ठीक है ना, कैसा है, प्लस है, यानी कि इससे पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए जब इन्होंने इसके बीचों बीच से किरणें गुजारी, गामा किरणें, तो ये गामा किरणें क्या हुई, वापस आ गई लौट कर करे, ठीक है। तो इन्होंने एक और बात देखी कि ये किरणें इसमें से होकर उस पार क्यों नहीं गई, तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारा नाभिक है वो कैसा है, ठोस है, कैसा है, ठोस। तो इन्होंने क्या क्या पता लगा लिया रदरफोर्ड ने, कि जो परमाणु का अधिकांश भाग होता है, 90% भाग होता है, वो होता है खोखला। दूसरी बात, इन्होंने नाभिक का पता लगाया, यानी कि उन्होंने गामा किरणों को जब और नीचे से, यानी उनकी और बीच से गुजारा, तो उन्होंने किरणों ने क्या कर दिया, अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। इस वजह से ये भी पता चल गया कि हाँ इसमें कुछ ना कुछ तो है बीच में, तो वो क्या चीज़ है, वो है परमाणु, ठीक है। और ये किरणों ने अपना रास्ता क्यों चेंज कर दिया, इसलिए चेंज कर दिया, जो अल्फा प्रकीर्णन है वो भी प्लस है, और जो नाभिक है वो भी प्लस है, तो प्लस प्लस में क्या हो गया, हमारा प्रतिकर्षण हो गया। इस वजह से ये किरणें थी, उन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। इसके बाद और किरणें जब गुजारी बीचों बीच में से, तो ये किरणें क्या है, नाभिक को उस पार भेद नहीं सकी, तो और किरणें वापस लौट के आ गई। तो इससे ये पता चला कि जो नाभिक है वो कैसा होता है, ठोस होता है। अब भाई जो रदरफोर्ड थे, यहाँ उन्होंने क्या कर दिया, अपनी खोज को थोड़ा बंद कर दिया। अभी यहाँ से आगे उन्होंने कुछ किया नहीं, बैठ के आराम से तसल्ली से। अब क्या भाई, क्या हुआ, इसके बाद आ गए भाई साहब कौन, गोल्डस्टीन। इन्होंने फ़ायदा उठा लिया इस चीज़ का। गोल्डस्टीन इन्होंने देखा, क्या देखा, तो रदरफोर्ड ने क्या क्या खोज लिया, यानी उन्होंने देखा कि उन्होंने परमाणु का ये भी पता लगा लिया अधिकांश भाग खोखला होता है, ये भी पता लगा लिया कि उसका नाभिक भी होता है, ठीक है, वो प्लस में होता है, ठोस में होता है। इन्होंने देखा तो इन्होंने क्या किया कि भाई ये गया नाभिक के, यानी कि परमाणु के पास, और देखने लगा कि भाई अब इसे खगोलने देख रहा है, ठीक है, अब इसे देख रहा है कि इसके अंदर है क्या, इसके नाभिक के अंदर ऐसा क्या है। तो जब इसने नाभिक के अंदर देखा तो इससे पता चला, एक चीज़ मिली, और उस चीज़ को रदरफोर्ड के पास लेकर गए और ये देखा कि भाई आप इसे जानते हो, ये क्या चीज़ है। तो भाई रदरफोर्ड ने स्पष्ट मना कर दिया, भाई मुझे नहीं पता क्या चीज़ है। तो भाई इन्होंने एक चीज़ की खोज कर दी, वो था प्रोटॉन। क्या था, प्रोटॉन। तो वहाँ पर अब गोल्डस्टीन को क्या मिला, प्रोटॉन मिल गया, लेकिन खोज प्रोटॉन की किसने की, गोल्डस्टीन ने, लेकिन नाम किसने रखा, रदरफोर्ड ने। ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है, ठीक है ना। यानी प्रोटॉन की खोज किसने की, गोल्डस्टीन ने, लेकिन नाम किसने रखा, रदरफोर्ड ने। इसके बाद भाई ये भी ये सोचने लगे, भाई हम भी साइंटिस्ट बन गए, अब कुछ मत करो, कुछ ना करके भाई इनका एक मित्र था, आ गए भाई चैडविक। भाई कौन आ गए, चैडविक। अब इन्होंने देखा भाई मेरे दोस्त ने क्या क्या कर दिया, भाई मैं भी जाता हूँ नाभिक के पास। जब नाभिक के पास गए, उधर भी देखने लगे ये भी, तो इन्हें भी कुछ चीज़ मिल गई। भाई क्या चीज़ मिली, उन चीज़ को लेकर भाई गोल्डस्टीन के पास गया, कहे भाई ये प्रोटॉन है, इसने मना कर दिया भाई प्रोटॉन नहीं है। तो भाई ये भी वैज्ञानिक बन गए, तो इन्होंने खोज कर दी कि इनकी न्यूट्रॉन की, ठीक है ना, न्यूट्रॉन। चैडविक भाई साहब, अब चैडविक ने किसकी खोज कर दी, न्यूट्रॉन की। इसके बाद इन्होंने भी क्या कर दिया भाई, रिसर्च करना बंद कर दिया। अब भाई एक और आए, कौन आए भाई, अब आगे जे थॉमसन, ठीक है ना, जे लिख रहे हैं ना यहाँ पे, जे थॉमसन।
तो भाई अब ये कहाँ गए, ये भी गए भाई नाभिक के पास, लेकिन ये नाभिक यानी परमाणु के पास गए, नाभिक में इन्होंने नहीं देखा, इन्होंने क्या बाहर देखा, नाभिक के बाहर। तो ये नाभिक के बाहर जब देखने लगे तो इन्हें एक चीज़ मिली, और उन चीज़ को भाई इनसे पूछा कि ये प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इनको जवाब मिला नहीं ये तो है क्या चीज़। तो इन्होंने भी नई एक चीज़ की खोज कर दी, वो क्या है अपना इलेक्ट्रॉन। क्या चीज़ है? इलेक्ट्रॉन। ये चीज़ें थी। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा रदरफोर्ड ने किसकी खोज की, नाभिक की, और ये भी पता लगाया कि जो परमाणु का अधिकांश भाग होता है वो कैसा होता है, खोखला होता है, ठीक है, और नाभिक कैसा होता है, ठोस होता है, ठीक है। और गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की, प्रोटॉन की, चैडविक ने न्यूट्रॉन की, और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। चलिए, तो एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो परमाणु होता है ना अपना, जो परमाणु पूरा, उसे हम किस में नापते हैं, परमाणु को नापते किस में, तो परमाणु को हम नापते हैं एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर एंगस्ट्रॉम, ठीक है, एंगस्ट्रॉम। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसका नाभिक किसमें नापा जाता है, नाभिक, तो आप नाभिक नापा जाता है किसमें, फर्मी में, फर्मी। और एक फर्मी बराबर कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। आया यहाँ तक सभी को समझ में? अगर यहाँ तक समझ में आ चुका है आपको तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है तो इसका ये मतलब है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई या नहीं आई। चलिए आगे चलते हैं। अगर पसंद आ रही हो ना तो अपने दोस्तों को भी भेज दो, जिससे उन्हें भी समझ में आ जाए। तो चलिए यहाँ तक हमने ये देख लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए हमारा क्या था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि इनके ऊपर चार्ज कैसा होता है, ठीक है ना। क्या देखिए हम, चार्ज कैसा होता है इनके, हमें पता है ये कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और प्रोटॉन कैसा होता है हमारा, पॉजिटिव होता है, और ये कैसा होता है हमारा न्यूट्रॉन, उदासीन होता है हमारा, तो ये ठीक है ना, जीरो चार्ज रहता है इसके ऊपर कोई। और इनकी खोज किसने की, अभी बताया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने, जे थॉमसन ने। और प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने, गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चैडविक ने, चैडविक, ठीक है। तो ये था। अब हमें ये देखना है, आप देखो इसके भार की बात करते हैं, मास की बात कर देते हैं। ये तो खोज की वो थे, ठीक है। तो मास को देख लेते हैं। अब देखिए इसका मास कितना होगा, 9.1 × 10⁻⁻31, ठीक है। और इसका कितना होगा, 1.6725 × 10⁻⁻27, और इसका कितना होगा 1.6648 × 10⁻⁻27। तो इसमें ये देखिए कि इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है हमारा सबसे भारी होता है, क्या होता है, सॉरी सबसे हल्का होता है, और ये होता है अपना सबसे भारी। तो इससे ऐसे याद रखिए, देखिए जो इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु की चारों तरफ घूमता है, और कोई चीज़ जब गति करती है उसका वेट नापना मुश्किल होता है ना, तो वो कैसा होगा, हल्का होगा। और सबसे भारी कौन होता है, हमारा न्यूट्रॉन होता है, ठीक है ना। कौन भारी होता है, न्यूट्रॉन। सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन, सबसे भारी होता है हमारा न्यूट्रॉन। यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे और समझते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो देखिए अब एक और चीज़ देखते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया, क्या क्या देख लिया कि परमाणु किसे कहते हैं, ठीक है। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन देखिए, उनके कौन कौन खोज करता है वो भी देख लिए, इनके ऊपर कैसा चार्ज होता है ये भी देख लिया हमने, और इनका यानी कौन हल्का होता है, कौन भारी होता है, ठीक है। अब चलिए कुछ चीज़ें और भी हैं इसके अंदर, क्या है वो, परमाणु भार। अब ये परमाणु भार क्या होता है, अब देखिए परमाणु भार नहीं होता, परमाणु का कोई भार नहीं होता, याद रखना। भार होता है उसके नाभिक का, ठीक है ना। अब बाहर का जो उसमें इलेक्ट्रॉन है, उसमें इलेक्ट्रॉन तो घूम रहे हैं, उसका वेट तो अपन वैसे भी नाप नहीं सकते। और ये भी देखा कि जो नाभिक है वो कैसा है, ठोस है। अगर ठोस है तो उसका वजन होगा, ठीक है ना, यानी जो अपना क्या है, ये नाभिक है, ठीक है। ये नाभिक कैसा है अपना, ठोस है, और उसी का ही वजन होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो परमाणु भार होता है वो नाभिक का भार होता है, वही होता है नाभिक का भार, ठीक है। क्या होता है, नाभिक का भार, इसे कहते हैं अपन एटॉमिक
वेट, एटॉमिक वेट। ठीक है, तो भाई हमें ये पता है कि नाभिक का जो भार होता है, तो नाभिक में क्या क्या चीज होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होता है दोस्तों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हम कह सकते हैं कि परमाणु भार बराबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यहाँ तक आपको सबको क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। यानी परमाणु भार देख लिया, यानी कि परमाणु का भार नाभिक का भारी होता है, जिसके नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब देखिए एक और चीज आती है परमाणु क्रमांक, कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, इस चीज को समझिए। परमाणु क्रमांक, हम परमाणु क्रमांक किस आधार पर रखते हैं और किसे कहेंगे परमाणु क्रमांक। तो भाई इस चीज के ऊपर जिद भी हुई थी वैज्ञानिकों के बीचों बीच कि भाई हम परमाणु क्रमांक कैसे रखें। देखो जो पीरियोडिक टेबल है ना, उसमें पहले क्या होता, वेट के हिसाब से इन तत्वों को रखा गया, लेकिन वेट के हिसाब से क्या दिक्कतें आ रही थी बहुत सारी। तो सभी ने सोचा कि चलिए कि इन्हें परमाणु क्रमांक के हिसाब से रखते हैं पीरियोडिक टेबल में। लेकिन अब बात ये आई, सभी वैज्ञानिक आपस में चर्चा कर रहे थे कि इन्हें परमाणु क्रमांक के हिसाब से कैसे रखें, हम परमाणु क्रमांक किसे माने। तो देखिए एक और बात है यहाँ पे समझिए, जो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना हमारे, उतने ही हमारे प्रोटॉन होते हैं। यानी कि इस परमाणु की चारों कक्षा, यानी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही होते हैं प्रोटॉन। इतना तो आपको सबको पता होगा, नहीं पता तो यहाँ पे देख लीजिए, यानी जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही होते हैं प्रोटॉन। तो भाई ये बात कही गई कि प्रोटॉनों की संख्या को हम कह देते हैं क्या, परमाणु क्रमांक। इस बीच में जिद भी हुई थी उनमें, यानी जो मेंडलीव के बाद मोसले जी आए, उन्होंने ये कहा कि हम परमाणु क्रमांक माने प्रोटॉनों की संख्या को। लेकिन कुछ लोग कहने लगे, वैज्ञानिक साइंटिस्ट ये कहने लगे कि प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या है तो बराबर। अगर ये 30 है, प्रोटॉन 30 है, तो ये भी 30 है, तो हम इलेक्ट्रॉन के आधार पर क्यों नहीं रख सकते, प्रोटॉन के आधार पे क्यों रखे, आप इसे इतना महत्व क्यों दे रहे हो। तो उन्होंने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो एक आवारा तत्व है, जो कि क्या है, परमाणु की चारों ओर घूमता है, ये कहीं भी जा सकता है, इसे निकाला जा सकता है, और नहीं होगा तो भाई ये दूसरे के साथ दोस्ती करके एक इलेक्ट्रॉन ला भी सकता है। लेकिन जो नाभिक है ना, वो परमाणु नाभिक के अंदर है, परमाणु की जो नाभिक है उसके अंदर है प्रोटॉन, तो ये ना तो बाहर जाएगा ना किसी को अंदर लाएगा, यानी कि इसकी संख्या वही की वही रहेगी। अब देखिए अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे घटेंगे तो उनकी संख्या बढ़ेगी, यानी किसी की 40 हो जाएगी तो कभी 41, कभी 39, तो उसे पीरियोडिक टेबल में रखना मुश्किल होगा। तो इस वजह से हमने क्या किया कि प्रोटॉनों की संख्या को ही हमने परमाणु क्रमांक मान लिया। ठीक है ना, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या बदलेगी नहीं। तो इस वजह से अगर ऐसा होता ना, इलेक्ट्रॉन के आधार पर रखते, तो हमें याद करने में बहुत सारी मुश्किलें आती। ठीक है ना, वेट में भी यही मुश्किल आ रही थी, वही इसका जगह इधर इधर उधर, ठीक है, तो वो भी बहुत मुश्किल हो रहा था। तो परमाणु क्रमांक हमने अच्छा सजेशन लगा। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पर एक बात कही गई, इसको हम दर्शाते हैं जेड से। ठीक है, और बराबर क्या होगा, ये प्रोटॉनों की संख्या, और प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं, इलेक्ट्रॉनों के बराबर। ठीक है, ये सभी बराबर हैं, लेकिन एक बात ये याद रखना है कि जितने प्रोटॉन होंगे ना, उतनी ही उसकी परमाणु संख्या होगी। लेकिन ये नहीं कह सकते कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन की संख्या होगी, ये गलत कहना है। क्यों कहना है, अभी मैंने आपको कारण बता चुका हूँ। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन हमारे ना बढ़ेंगे ना घटेंगे, जितने हैं उतने ही रहेंगे। इसलिए कहा गया कि जितनी प्रोटॉन की संख्या होगी उतने ही हमारी क्या होगी, परमाणु क्रमांक होगा उस परमाणु का। चलिए यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो देखिए कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जेड बराबर क्या है, प्रोटॉन, और प्रोटॉन बराबर क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं ले लूँ 20 कैल्शियम 40, ठीक है, ये ले लिया मैंने। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कि परमाणु क्रमांक कौन सा है, परमाणु भार कौन सा है। ये है परमाणु भार या ये है परमाणु भार। चलिए परमाणु भार बताइए आप सबसे पहले, इसका परमाणु भार 20 है या 40 है। चलिए कन्फ्यूजन है, आपको कन्फ्यूजन होगी। तो देखिए अगर आप भूल रहे होंगे, अगर आपने पहले भी पढ़ा हो, शायद भूल गए हो, तो आपको अच्छी तरीके से याद दिला दूँ। देखिए हमेशा अगर कोई भार अपन को ले जाना है, अगर मान के चलो कुछ भी ले जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उस भार को सिर पर उठाकर ले जाएंगे। ठीक है ना, अब ये थोड़ी कि पैरों से लटका के चलेंगे भाई चल अब तू, ऐसा तो है नहीं। लेकिन हम क्या करेंगे, उस वेट को ऊपर उठाएंगे तब ले जाएंगे। तो इस तरीके से याद रखना है कि जो ऊपर वाला होता है वो वेट होता है, यानी कि परमाणु का भार होता है, और ये क्या है हमारा परमाणु क्रमांक। ठीक है ना, ये क्या हमारा परमाणु क्रमांक, ये है परमाणु भार। अब ये बताइए कि इसके अंदर अगर मैं आपको
न्यूट्रॉनों की संख्या पूछूं तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, बताइए जल्दी से बताइए, सोचिए थोड़ा सा, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। एक तो सिंपल तरीका ये है कि ऊपर वाले में से नीचे को घटा दो, न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाएगी। यानी कि 40 में से 20 को घटा दो, न्यूट्रॉनों की संख्या आसानी से निकल सकती है। तो 40 में से 20 को घटाओ, कितने आ गए 20। तो वो 20 जो निकल के आएगी वो क्या, अपनी न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पे देखिए, तो ये देखिए यहाँ पे भार कितना है 40 बराबर प्रोटॉन की संख्या कितनी है 20। हमें कितनी निकालनी है, न्यूट्रॉन की संख्या। भाई 20 को यहाँ पर इस साइड ले जाओ, घटा दो, कितना आ जाएगा हमारा, न्यूट्रॉन की संख्या निकल के आ जाएगी 20। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी 20। अगर आपसे ये पूछो इसके अंदर ये बताइए कि इसका परमाणु क्रमांक कितना है, तो आंसर आएगा 20। ओके, प्रोटॉन की संख्या कितनी है, हमने अभी पढ़ा था कि प्रोटॉन, जितनी प्रोटॉन होते हैं उतनी उसकी परमाणु संख्या होती है। तो यही क्या है, प्रोटॉन है। इसके बाद भाई मैं ये पूछूं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो भाई देखो प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो ये भी किसके बराबर होगी, 20 ही होगी। ठीक है, अगर मैं परमाणु भार के बारे में पूछूं कि परमाणु भार क्या है, तो आप बता सकते हो आसानी से, क्या है 40। देखो इतनी चीज़ तो ऊपर दी गई है, इसमें बताने में कोई हर्ज नहीं है। अगर पेपर में पूछा जाएगा ना, तो ये पूछा जाएगा कि ये बताइए कि इस परमाणु का न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, इस परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, इस वाले में से इसको घटा दो, 40 में से 20 को घटाएंगे तो कितना आएगा 20। सिंपल है। चलिए अगला एक और देख लेते हैं, उससे समझिए। मैंने ले लिया मरकरी ले लेते, ठीक है 80 200। अब इसमें आप बताइए कि परमाणु क्रमांक कितना है, यानी जेड कितना है हमारा इसमें, तो आपको पता है इसके कहते हैं 80 है। प्रोटॉन कितने हैं 80 है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं वही 80 है। ठीक है ना, ये तीनों क्या होते हैं, बराबर ही तो होते हैं, तो इसलिए ये आ गए। और अपना भार कितना है, इसका भार कितना है 200। चलिए ठीक है, अब आगे न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या मैंने निकालना आपको सिखा चुका हूँ, कैसे, ऊपर वाले में से नीचे घटा दो, 200 में से 80 को घटाओगे तो कितना आएगा 120। आ गया आपको समझ में। तो इस प्रकार हम निकाल लेते हैं। तो हमने इस वीडियो में क्या क्या सीख लिया। चलिए आपके लिए एक सवाल है, उसको आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास है 92 यूरेनियम 235। इसको आपको टाइप करके बताना है कि इसमें परमाणु भार कितना है, इसका परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं, कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी क्लास होती है ख़त्म। इसके अंदर हमने पढ़ चुके हैं कि परमाणु क्या चीज़ होती है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की और किसके ऊपर क्या चार्ज रहता है ये भी पढ़ लिया, और परमाणु भार के बारे में पढ़ा, परमाणु क्रमांक के बारे में पढ़ा। तो इस तरीके से क्या है, वीडियो आती रहेगी लगातार, कंपटीशन लेवल की आएगी ये सारी वीडियो। हफ्ते में 2 वीडियो कंपटीशन की रहेगी और बाकी जो दिन रहेंगे वो 12th और 11th वालों के लिए रहेंगे, ठीक है। अगर आप 12th के छात्र हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो ये भी, ठीक है। इससे आपका बेसिक तैयार होता है, और आप अगर कंपटीशन लेवल के बच्चे हो तो और भी अच्छी बात है, ठीक है ना। आपका भी इससे क्या है, बेसिक कंप्लीट होगा और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर जरूर करना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड